हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 10 के बारे में। और जो यूनिट 10 है वो हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। पिछले लेक्चर में हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, तो पूरी तरह से जो हमारी यूनिट 10 थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। और ये प्रकाशिकी के अंतर्गत ही आती है यूनिट 10, जिसमें हम पढ़ रहे थे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। हमने यूनिट 9 में पढ़ा वेव यानी कि रे ऑप्टिक्स के बारे में, और यूनिट 10 में पढ़ा हमने वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ हम पढ़ चुके हैं और किस तरह से हमको आगे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जो यूनिट 9 है, यूनिट 9 और यूनिट 10, ये जो दो यूनिट हैं दोनों ही रिलेटेड हैं किससे? ऑप्टिक्स से। और दोनों ही जो यूनिट्स हैं इनसे मिलाकर 13 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 13 नंबर के। तो हम 13 जो मार्क्स हैं ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। यूनिट 9 और यूनिट 10 में थ्योरेटिकल पोर्शन है जो इसका, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, सभी को हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी यानी कि PDF हैं, डिफिनीशंस हैं, डेरिवेशन हैं, न्यूमेरिकल हैं और फॉर्मूले हैं, सभी आपको एक क्रम से सीरियल वाइज PDF के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिए गए, यानी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से उन सभी चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हीं से आप जो रिवीजन है वो कर सकते हैं। और जो चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से उन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमने यूनिट 9 यूनिट 10 में पूरी तरह से ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, यानी हम एक प्रकाश की दुनिया में खोए हुए थे, ऑप्टिक्स की दुनिया में हम थे, जहाँ पर हमने प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो परावर्तन हो, अपवर्तन हो, विक्षेपण हो, विवर्तन हो, व्यतिकरण हो, ध्रुवण हो, जितनी भी प्रकाश से रिलेटेड घटनाएं होती हैं सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, उनकी कंडीशंस को डिटेल से पढ़ा है, अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हमने पढ़ा जो कि रिलेटेड थी सभी प्रकाश से यानी कि ऑप्टिक्स से। तो हम ऑप्टिक्स की दुनिया में घूम रहे थे अभी तक। अब वहाँ से निकलकर हम आते हैं किसकी दुनिया में? हम आते हैं इलेक्ट्रिक की दुनिया में, यानी जहाँ पर हम जानेंगे आवेश के बारे में। आवेश की दुनिया में हम यहाँ पर अब, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि हम दोनों जो फिजिक्स हैं हमने दो भागों में बांटा था फिजिक्स को, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। वैसे तो ये एक ही है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो भी एक ही होता है अब, लेकिन हमने इसको दो पार्ट्स में आपको बताया था कि हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमने फिजिक्स सेकंड में यानी कि यूनिट 9 यूनिट 10 वहाँ पर कवर की, जो कि रिलेटेड थी ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स के ही भाग थे वहाँ पर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया। और अब हमने आपको बताया था कि हम पैरेलल लेकर चलेंगे दोनों फिजिक्स को, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड को। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट, यूनिट 1, जो कि रिलेटेड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, यानी अब हम कुछ दिन सफ़र करेंगे इलेक्ट्रिक की दुनिया में, वैद्युत आवेश की दुनिया में और क्षेत्र की दुनिया में। तो आई होप आपने अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया होगा यूनिट 9 और यूनिट 10 का, क्योंकि कल सैटरडे था और क्लास ऑफ थी, तो इसीलिए आपने अच्छी तरह से उनका रिवीजन कर लिया होगा। हमने आपको पहले ही कह दिया था कि आप जो है उसका रिवीजन कर लीजिए और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ से सभी जो नोट्स हैं वो आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम आपको केवल समझाते हैं जो डिफिनीशंस होती हैं लिखी लिखाई, जो डेरिवेशंस होते हैं और जो न्यू एडिशन की बुक के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सभी आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर यूनिट कंप्लीट होने के बाद। तो आप वहाँ से इन सभी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब हम आज से स्टार्ट करेंगे नई यूनिट। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या कुछ पढ़ेंगे हम अपनी पहली यूनिट में, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा जो चैप्टर है वो है, यानी कि टॉपिक है, पूरी यूनिट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे रिलेटेड ही ये पूरी यूनिट है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे चालक तथा विद्युत रोधी, फिर हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, फिर वैद्युत आवेश के मूल गुण, और फिर कूलाम नियम, फिर बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव और गॉस नियम तक हम यहाँ पर जाएंगे। तब हमारी ये पूरी यूनिट कंप्लीट होगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में और उसके आगे जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जितनी भी डिफिनीशंस होंगी उनके सभी के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं क्या होती है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी।
क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं विद्युत कहलाती है। क्या हुआ? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं होती हैं। हमने देखा भी कि फिजिक्स में अनेक शाखाएं अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पर भी आपको बताया था कि जिसमें हम प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। इसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब क्या है? अब एक नई शाखा आती है यहाँ पर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश और आवेशित वस्तुओं के जो वैद्युत प्रभाव हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इस शाखा के अंतर्गत जो विद्युत से रिलेटेड, आवेश से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, प्रभाव होते हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो अब सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि क्या होता है वैद्युत आवेश। तो सन 1600 में एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट, जिन्होंने अंबर को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर अंबर द्वारा हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण को विद्युत कहा था। तो गिलबर्ट को ही माना जाता है कि इन्होंने ही जो आवेश का सिद्धांत है वो दिया, इन्हें नहीं बताया कि आवेश क्या होता है, और उन्हीं के गुण को इन्होंने विद्युत कहा। लेकिन अगर बात करें हम, अगर सबसे पहले किसने बताया था, किसने सबसे पहले पता लगाया था इस आवेश का, तो एक यूनानी दार्शनिक थे, एक यूनानी दार्शनिक से जिनका नाम था थेल्स। तो 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने जब देखा था कि अंबर नामक एक पदार्थ था जिसको अगर ऊन से रगड़ा जाता है, अंबर नामक पदार्थ को अगर ऊन से रगड़ा जाता है, तो उन्होंने ये देखा कि जो कागज़ के टुकड़े हैं, तिनके, इन सभी को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तभी इन्होंने आवेश का पता लगा लिया था। लेकिन उस समय क्योंकि ये 2500 वर्ष पहले की बात है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा किसी ने इसको महत्व नहीं दिया, इनके सिद्धांत को महत्व नहीं दिया। फिर 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने इसकी अच्छी तरह से व्याख्या की। 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक गिलबर्ट, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि जो कुछ वस्तुएं हैं, इन पदार्थों का गुण जो घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, इस गुण के प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय कहलाते हैं, यानी पदार्थ में आवेश आ जाता है, वैद्युतमय हो जाते हैं, तथा वह कारण जिसके इनमें गुण उत्पन्न होता है उसे वैद्युत कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और अगर कोई पदार्थ है वो अगर वैद्युतमय हो गया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस पदार्थ में आवेश आ गया, क्योंकि जब वो उसमें आवेश आ जाएगा तभी वो उसे वैद्युतमय माना जाएगा। अतः इस वैद्युतमय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चार्ज, यानी आवेशित पदार्थ। अब पीछे देखते हैं अपने क्या कह रहा है वहाँ पर। तो घर्षण द्वारा उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं, यानी घर्षण द्वारा ही आवेश जो है वो उत्पन्न होता है। तो घर्षण द्वारा जो उत्पन्न आवेश है उस विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण द्वारा उत्पन्न विद्युत वस्तुओं पर स्थिर रहती है, घर्षण द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है वो वस्तुओं पर स्थिर रहती है, इसीलिए इसे स्थिर विद्युत भी कहा जाता है। और स्थिर वैद्युतिकी के जो नियम हैं, इससे रिलेटेड जो जानकारी सभी हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ग्रीक भाषा में अंबर को क्या कहा जाता है? जो एक अंबर नाम का पदार्थ लिया था सबसे पहले वैज्ञानिक थेल्स ने, और फिर लिया डॉक्टर गिलबर्ट ने, इसी माध्यम के जो इसी पदार्थ के माध्यम से पता लगाया कि नहीं, आवेश भी होते हैं, कि कोई जो पदार्थ है वो आवेशित कब हो जाता है? जब उसमें आवेश आ जाता है। अगर वो वैद्युतमय हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें आवेश आ गया। तो अब जानते हैं, तो ये एक अवधारणा थी, एक सिद्धांत था जो दिया वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से, अपने मत के हिसाब से। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है वैद्युत आवेश, यानी हम जानेंगे वैद्युत आवेश के कितने प्रकार के होते हैं, क्या कैसा होता है, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या दिया हुआ है? जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो क्या कह रहा है? जिस मूल कारण की उपस्थिति से, एक ऐसा मूल कारण होता है जिसकी उपस्थिति से वस्तुओं में अपनी ओर आकर्षित करने का जब गुण आ जाता है, यानी जो वस्तु है अपनी ओर किसी चीज़ को अगर आकर्षित कर रही है तो ये समझ लीजिए कि उसमें क्या आ गया? उसमें वैद्युत आवेश आ गया। और इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे डिनोट किया जाता है क्यू से। क्यू से हम इसे डिनोट करेंगे जो वैद्युत आवेश है उसे। और इसका मान कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और कोई चार्ज नहीं, यानी कि शून्य भी हो सकता है। और आवेश कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः आवेश दो प्रकार के होते हैं। हम दो प्रकार के जो आवेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार ये उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं।
तो दो प्रकार के आवेश हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश। धनावेश किसे कहते हैं? तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। और एबोनाइट की छड़ या आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल अथवा फर से रगड़ने पर जो उत्पन्न होता है आवेश उसे ऋणावेश कहते हैं। ये तो वही डिफिनीशंस जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम इसको अलग से समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज के बारे। तो हम क्या करते हैं, हम एक कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ लेते हैं, जब उसको हम रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ आवेशित हो जाती है। और यदि हम कांच की छड़ को क्या करें, अगर इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से यानी कि भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, अगर हम कांच की छड़ को क्या करें, रेशम से रगड़कर एक तरफ लटका दें, यानी ये हमारी मान लीजिए छड़ है कांच की और ये यहाँ पर रेशम दिया हुआ है, तो हमने इसको इसमें रगड़ा, यानी कि हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर अलग एक जगह रख लिया। फिर हमने क्या किया, फिर एक हमने दूसरी कांच की छड़ ली और फिर उसे रेशम से रगड़ा और फिर इधर एक तरफ रख दिया। तो अब क्या होगा, अगर हम जो दूसरी कांच की छड़ है उसको पहली छड़ के पास लाएंगे तो छड़ दूर हट जाएगी, यानी आपस में क्या करेंगे, ये आपस में प्रतिकर्षित करेंगी, दूर हटेंगे, क्योंकि दोनों में समान चार्ज है, धन आवेश दोनों में आ गया। हमने भी पीछे क्या पढ़ा कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, वहाँ पर जो उत्पन्न आवेश होता है वो होता है धन आवेश। और इसमें भी धन आवेश है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में आप प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं हम ऋण आवेश की, बात करते हैं ऋण आवेश की। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, आबनूस की छड़ या उसे एबोनाइट की छड़ कहते हैं। इसको जब किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो जो आवेश उत्पन्न होता है वो ऋण आवेश होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम प्रयोग करके देखेंगे कि सबसे पहले हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक तरफ रख देंगे, फिर दूसरी छड़ को इस तरफ रख देंगे, तो इन दोनों में निगेटिव चार्ज, इसमें भी निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, यानी कि रिपेल करेंगे। अब अगर हम एक छड़ ये वाली ले लें, यानी जो कांच की छड़ जो है जिसको रेशम से रगड़ने पर जो उत्पन्न होता है इसको ले लें, और एक छड़ ये वाली ले लें, यानी एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक छड़ ये वाली ले लें, यानी कि जिसे आबनूस की छड़ को जो हम बिल्ली खाल से रगड़ते हैं तो ये माइनस ले लें। ये दोनों जब अपनी पास आएंगी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनमें है विपरीत चार्ज। तो यहाँ पर जो पहले प्रकार का आवेश है इसे हम कहेंगे धन आवेश और ये होगा ऋण आवेश। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो हमें को प्राप्त होता है धन आवेश, और जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वहाँ पर हमको ऋण आवेश प्राप्त होता है। और एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, उन्होंने इन दोनों का नाम दिया था धनावेश और ऋणावेश। वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, इन्होंने ही इन दोनों आवेशों का नाम दिया था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है नोट में, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सजातीय, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है सजातीय, एक ही जाति के जो सजातीय आवेश होंगे, जैसे कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ये एक ही जाति के हैं यानी कि सजातीय आवेश हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी कि रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल टू ईच अदर, जो कि होंगे सजातीय आवेश। सजातीय आवेश होंगे, इसका मतलब ये एक ही जाति के यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों को अगर हम पास में लाएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय यानी अलग अलग जाति के, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, अगर इन दोनों को पास लाया जाएगा तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, यानी कि ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो ये आपको जो सिद्धांत है ये याद रखना है, यानी सजातीय आवेश जब कभी भी आपको एक ही तरह के आवेश मिले तो आपस में रिपेल करेंगे, और जब अलग अलग प्रकार के यानी कि विजातीय आवेश मिले तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है मूल आवेश, यानी कि फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। तो प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश की एक न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणक होती है। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो वह छोटा से छोटा आवेश है जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है। तो आवेश की न्यूनतम मात्रा को हम ई से डिनोट किया जाता है,
ये देखिए मूल आवेश को ई से दर्शाते हैं, मूल आवेश को ई से दर्शाते हैं, यानी ई से हम डिनोट करते हैं। सबसे छोटा जो आवेश होता है यानी आवेश की न्यूनतम मात्रा को ई से हम डिनोट किया जाता है। और यदि हम किसी आवेशित वस्तु, कोई भी आवेशित वस्तु हो, आवेशित कण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, कुछ भी हो, जो भी आवेशित कण है, यानी कि चाहे इलेक्ट्रॉन ले लें हम, प्रोटॉन ले लें या अल्फा कण ले लें, इन सभी, ये जो सभी आवेशित कण हैं, तो उसका आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज में होगा। यानी इनका जो आवेश होगा सदैव ई के किस में होगा, पूर्ण गुणज में होगा। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है, ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, डॉट 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 इसी तरह से होगा। उसका कभी भी आवेश कैसा, भिन्नों के रूप में नहीं हो सकता। किसी भी आवेशित कण का जो आवेश है, किसी आयन का आवेश है, वो कभी भी कैसा, भिन्नों के रूप में नहीं हो सकता। यानी हम ये नहीं कह सकते कि 0.7e, इस प्रकार से कभी भी आवेश नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से गलत है, रॉन्ग है। तो इससे क्या हमको स्पष्ट हुआ ये जो, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम आवेश का क्वांटम सिद्धांत, यानी कि आवेश की जो क्वांटम प्रकृति होती है, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, वो इसी को कहते हैं। यानी पूर्ण गुणज के रूप में जो आवेशित कण होता है सदैव ई के पूर्ण गुणज में होता है। यहाँ पर हम इसे भिन्नों के रूप में डिनोट नहीं कर सकते। और इससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि वैद्युत आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उनको बांटा नहीं जा सकता। ये पूर्ण गुणज के रूप में ही चलते रहेंगे, पूर्ण गुणज के रूप में ही इनका जो मान होगा वो होगा। और आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश की छोटी से छोटी इकाई यहाँ पर ई है, और इसी ई को हम मूल आवेश कहते हैं। हम ऊपर ही आपको बता चुके हैं ये सभी चीज़ें। और प्रयोगों द्वारा ये मिला है कि जो ई का मान होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यही होता है ई का मान। और कुछ जो मूल कण हैं उनके आवेश भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है माइनस का ई, यानी जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो माइनस का ई होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस का ई होता है। और अल्फा कण होता है 2e प्लस का 2e अल्फा कण। तो ये जो कुछ प्राकृतिक मूल कण हैं इनके आवेश आप देख भी सकते हैं कि ई के ही पूर्ण गुणज में होंगे, ये कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो आवेश का फॉर्मूला है यानी Q = Ne, तो E यहाँ पर यही है मूल आवेश, या हम Z भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है। और N 1 2 3 ले सकते हैं। N जो होती है वो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की। तो इस प्रकार से यही होता है मूल आवेश और आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि जो क्वांटीकरण सिद्धांत होता है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, तो वो इसी ही कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम सिद्धांत। आगे हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो क्या होता है वैद्युत आवेश का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, तो आवेश संरक्षण नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, किसी विलगित निकाय का नेट आवेश संरक्षित रहता है, यानी वो हर समय क्या रहता है, संरक्षित रहता है किसी विलगित निकाय का नेट आवेश। तो इस नियम से हमको क्या पता चलता है कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी वैद्युत आवेश को उत्पन्न भी हम नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते। इसे ही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं कि किसी विलगित निकाय का नेट आवेश संरक्षित रहता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, यही होता है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। अब ये कैसे क्या होता है इसके बारे में डिटेल से अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप जो डायरेक्ट इसकी डिफिनीशन है वो आपको हमेशा लर्न रखनी है कि वैद्युत आवेश को कभी भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो विलगित निकाय का नेट आवेश है हमेशा संरक्षित रहता है। इसे ही कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो देखते हैं क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम। तो हमने आपको पीछे भी बताया कि कैसे उत्पत्ति हुई धन आवेश की, कैसे बना ऋण आवेश। तो वही चीज़, उसी चीज़ को यहाँ पर लेकर हम आपको बताएंगे कि क्या होता है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। अभी हमने देखा भी कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो धन आवेश, और अबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो ऋण आवेश। तो ये दोनों में विपरीत आवेश उत्पन्न हुए। अब यह देखा गया कि दोनों जो वैद्युत आवेशों की मात्राएं एक दूसरे के बराबर हैं। यानी जब हम, ये है कांच की छड़ और ये है बिल्ली की खाल। तो हम जब कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो जितना धन आवेश
कांच की छड़ में उत्पन्न होता है, उतना ही ऋण आवेश बिल्ली की खाल में उत्पन्न होता है। यानी कि जितना धन वैद्युत आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही ऋण वैद्युत आवेश रेशम पर भी उत्पन्न होता है। और इसी प्रकार जब हम लेते हैं आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल, ये यहाँ पर हम रेशम ले रहे हैं, ये है रेशम और ये है कांच की छड़, और यहाँ पर है ये आबनूस या एबोनाइट की छड़, आबनूस, और ये है बिल्ली की खाल। तो आबनूस की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल में रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ में जितना ऋण आवेश उत्पन्न होता है, बिल्ली की खाल में उतना ही, यानी उसी के बराबर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ यहाँ पर? तो इससे ये सिद्ध हुआ कि दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न वैद्युत आवेश की जो कुल मात्रा है वो है यहाँ पर शून्य। यहाँ पर भी जो कुल मात्रा है वो है शून्य, और यहाँ पर भी जो टोटल मात्रा है वो भी शून्य है आवेशों की आपस में। तो इसी से ये स्पष्ट होता है कि कुल वैद्युत आवेश शून्य ही है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, और यही होता है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। और कोई भी घटना हो जहाँ पर भी आवेश का आदान प्रदान होगा तो वहाँ पर इसी यानी वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम के द्वारा ही होता है। यानी दोनों वस्तुओं पर समान आवेश, इसका जो मुख्य मतलब होता है वो यही होता है कि दोनों में समान आवेश होता है। और इसका एक अच्छा उदाहरण है, आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एक साथ ले सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है -e और पॉजिट्रॉन होता है +e। और जब इनको आपस में यानी इनको जब पास पास लाया जाता है तो दोनों विपरीत आवेश हैं। जितना इसमें ऋण आवेश है उतना ही इसमें धन आवेश है। जब दोनों को पास में लाया जाएगा तो इनका जो कुल टोटल आवेश होगा, तो इनका जो टोटल आवेश होगा वो हो जाएगा शून्य, और ये परस्पर एक दूसरे का क्या कर देंगे? विनाश कर देंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, और वहाँ पर 2 गामा फोटान ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी कुल वैद्युत आवेश अब भी यहाँ पर क्या हुआ? शून्य हुआ। तो यही होता है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। आगे आता है टॉपिक हमारा स्थिर वैद्युत आवेशन की विधियाँ। तो वस्तुओं को आवेशित करने की 3 विधियाँ, यानी 3 विधियों के द्वारा हम जो वस्तुएं हैं उनको आवेशित कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो घर्षण के द्वारा किस तरह से वस्तुओं को आवेशित किया जाता है? तो जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इस प्रकार एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो क्या है घर्षण द्वारा आवेशन? आपस में जब हम रगड़ेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में चले जाएंगे, तो एक वस्तु हो जाएगी धनावेशित, एक हो जाएगी ऋणावेशित, और दोनों में आवेश आ गया। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब आगे देखते हैं। अब है आगे चालन द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जब किसी अनावेशित चालक को, यानी जिसमें आवेश नहीं है, उसको किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालक में आ जाता है तथा इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। इस प्रकार चालक आवेशित हो जाता है। इसे ये कह सकते हैं जैसे लोहे की कोई राड है, वो अनावेशित है और उसे किसी आवेशित वस्तु से, जिसमें करंट दौड़ रहा है यानी फ्लो है आवेश का, उससे अगर हम स्पर्श कराते हैं तो उसमें भी कुछ आवेश आ जाता है और उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, तो इससे चालक वो भी आवेशित हो गया। तो इसे ही कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब आगे क्या आता है? आगे आता है प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये क्या होता है? तो इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को क्या किया जाता है? इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को किसी चालक के अत्यंत निकट लाकर बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? तो इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को हमने लिया और किसी चालक के अत्यंत निकट लाकर उसे स्पर्श नहीं कराया, बल्कि चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया, तो ऑलरेडी दोनों आवेशित हो जाएंगे, यानी दोनों में आकर्षण का गुण हो जाएगा और वहां पर आवेशित हो जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक आवेश से ही रिलेटेड, आवेश का संसूचन, यानी कि डिटेक्शन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? तो आवेश के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण विद्युतदर्शी, यानी क्या लेते हैं हम? एक सरल उपकरण क्या लेते हैं? विद्युतदर्शी, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं। इसको
दो प्रकार से आवेशित करके आवेश का संसूचन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से? चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, और चालन द्वारा प्रेरण द्वारा दोनों से हम आवेशित भी करते हैं दोनों चालकों को, और इसी से हम जो संसूचन भी करेंगे इसका, या डिटेक्शन करेंगे 4 जगह। तो जब किसी धनावेशित क्षण को विद्युतदर्शी की चकती से स्पर्श कराते हैं तो चकती क्षण तथा पत्तियां सभी धनावेशित हो जाती हैं। पत्तियां प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से हट जाती हैं। तो इसके बारे में आपको केवल पढ़ लेना, इसका ज़्यादा उपयोग है नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है जो संसूचन है आवेश का, तो इसलिए आप इसको केवल पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं, समझाने लायक कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में क्या जो वैद्युत आवेश से रिलेटेड जितनी भी डिफिनीशन सी, क्या होता है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, ये कितने प्रकार के वैद्युत आवेश होते हैं और किस प्रकार से ये आपस में उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से धनावेश उत्पन्न होता है, किस प्रकार से ऋणावेश उत्पन्न होता है, और किस प्रकार से एक चालक को दूसरे चालक से आवेशित किया जा सकता है। मतलब जितनी भी रिलेटेड जानकारी थी आवेश से, वैद्युत आवेश से, तो वो सभी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, और इसी यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक जो यूनिट है, यूनिट 1 इलेक्ट्रिक के बारे में। ये आपने देखा इलेक्ट्रिक जो हमारी यूनिट है, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो यहाँ से 2 यूनिट इधर भी कवर हो जाएंगी, और 2 ऑलरेडी हम वहाँ पर कवर कर चुके हैं ऑप्टिक्स की। तो आप इसी तरह से, और अगर आपने जो ऑप्टिक्स की क्लासेस हैं वो आपने नहीं देखी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो फिजिक्स क्लास के नाम से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, तो वहाँ पर आपको 18+ वीडियोज़ मिलेंगी जो कि रिलेटेड होंगी। एक क्रम से सीरियल वाइज आप वहाँ से जो रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उनका। तो आप इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, और पूरी फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी, यानी अच्छी तरह से आपको समझाते हुए बताया जाएगा। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, निरंतर लगातार अपनी स्टडी को जारी रखिए। धन्यवाद।